नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और देश के बहुत सारे समाचार चैनल, अखबार, डिजिटल मीडिया इस पर बहुत दिनों से बात कर रहा है, लेकिन एंगल अलग है। बांग्लादेश में लगातार वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। हाल में एक दो हत्याएं और हो गई। एक कल एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक है वहां। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के नाम पर एक संगठन ने तलवारें बांट दी, घूम घूम कर तलवारें बांट दी और उसका वीडियो बाकायदे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से ये विचारधारा, ये पार्टी नफरत वाले विचार घर घर पहुंचाती है, उसी तरह ये हथियार भी नफरती लोग पहुंचा रहे हैं घर घर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंसक जो हथियार हैं, हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला क्यों नहीं है? क्या कोई संज्ञान लेगा? ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। हिंसा और जो पूरे इसको मसले को उन्होंने उठाया है और इसके बाद ये विषय चर्चा में आ गया है। वो कह रहे हैं हिंसक विचार से लेकर ये जो पूरा हथियार तक जो लोग पहुंचा रहे हैं, उसको कौन संज्ञान में लेगा? ऐसे असभ्यों की निशानदेही होगी और इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम तरीके से बातें आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई भी इस घटनाक्रम के बाद की है, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। और उसके बाद जो ये तथाकथित हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, अंडरग्राउंड हैं, बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इससे पहले इन्होंने घूम घूम कर तलवारें बांटी। और तलवारें किस नाम पे बांटी? कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में आई तो ये तलवारें काम आएंगी आपको। गजब गजब है। बांग्लादेश का मसला है, भारत की सरकार क्यों नहीं बोलती? किसी ने उसके हाथ बांध दिए हैं क्या? अपने तरीके से सरकार बोलेगी, क्योंकि यह डिप्लोमेटिक मसला होता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, तो गाजियाबाद में तलवार बांट के कौन सी आप सुरक्षा कर लेंगे? कौन सी सुरक्षा की भावना कर लेंगे? सवाल यही है कि ये जो इस तरीके के संगठन है, इस तरीके के लोग हैं। अभी बरेली का मसला हुआ, एक बिटिया फार्मेसी की लड़की पढ़ती थी, अपने 5 दोस्तों को बुलाया, उसमें कुछ मुसलमान दोस्त भी थे। हिंदू रक्षा दल के लोग, बजरंग दल के लोग, जो भी दल हो, मैं किसी संगठन विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे तत्व उस होटल में घुस गए, मारकूट की, बवाल किया। अब जब पुलिस ने गरम किया, FIR लिख दी, तो अब वीडियो जारी करके बाप बाप कर रहे हैं। और बरेली वाले व्यक्ति के बारे में बता दें कि वो चोरी के मामले में 2 साल पहले वो जेल जा चुका है, ऋषभ सिंह। तो इसी तरीके के लफंगे, लुच्चे, गुंडे ये माहौल खराब करना चाहते हैं समाज का। अब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके प्रति संवेदना हमें होनी चाहिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को, और अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए। इन संगठनों को तलवार बांटने के बजाय अपनी सरकार पर हम लोग दबाव बनाएं कि भाई, बांग्लादेश में रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार से सवाल पूछने की बजाय इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये महोदय कंधे पर तलवार रखकर बड़ी शान से कह रहे हैं कि भाई ठीक है तलवार। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये देश की तरक्की को डाइवर्ट करती हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे मुतमईन नहीं होंगे हम मेरी बातों से, और बहुत सारे लोग गालियां भी देंगे, ये क्या बात कर रहा है। बहुत सारे लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी। मुझे लगेगा कि यार, मैं पैदा ही क्यों हुआ अगर इतना सारा चीजों का मैं विरोधी हूं? तो सवाल यही है। और इस पर लगाम कौन लगाएगा? सरकारें। अब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सत्ता पोषित है जानबूझकर। और इस बीच अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय का काम क्या होता है कि सब कुछ सिस्टम ठीक रखा जाए। अमित शाह जी ने इस देश की जनता को, बंगाल के लोगों को आश्वस्त किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कि एक ऐसा ग्रिड वो तैयार करेंगे बांग्लादेश की सीमा पर, बंगाल से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल सटा हुआ, कि घुसपैठिए तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये अमित शाह ने वादा किया इस देश से। बंगाल में चुनाव है। यही नहीं, गाजियाबाद में सिर्फ तलवारें ही नहीं बटी, कुछ बांग्ला भाषी लोगों को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और वो करें आधार कार्ड दिखाओ अपना। अरे भाई, सब कुछ पुलिस, थाना, चौकी, अदालत, सरकार तुम ही हो जाओगे अगर आपको लग रहा है ये रोहिंग्या हैं, ये घुसपैठिए हैं। थाना नाम की कोई चीज होती है, दरोगा जी होते हैं, कोई सीओ साहब होते हैं, कप्तान साहब होते हैं, सब कुछ खुद ही कर देंगे, फैसला ऑन द स्पॉट। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तुम लोग हमारे भाइयों की हत्या कर रहे हो, हम तुम्हें यहां रहने देंगे। इस तरीके की जो नफरती बातें हैं ना, इस देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी से के न्यूज के मंच से कह रहा हूं कि हत्याएं बांग्लादेश में और तलवार गाजियाबाद में क्यों बट रही। मंथन इसी पर। वो उन लोगों के बयान सुनाए जाएं जो हिंदू रक्षा दल खुद को कहते हैं, तलवारें बांट रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके बयान और किस तरीके से उन्होंने किया है वो जरा सुनिए और देखिए आप। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो उन्हें चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते हैं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की, जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हो रही है, वहाँ से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरें। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और हमने एक शस्त्र बांटे कि आप लोग ना डरें, आप लोग शस्त्र चलाना सीखें, अपने घरों में शस्त्र रखें। शस्त्र होगा तो अपने आप स्वतः ही ताकत सी महसूस करोगे। आज आपको हिंदू रक्षा दल की तरफ से शस्त्र बांटे गए हैं, तलवार दिए गए हैं, क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे इसमें? बस जी, कहना तो क्या है, बस जो पड़ेगा देख लेंगे। नहीं, क्या संदेश मान रहे हैं आप? आपको ये शस्त्र मिला है तो इसका क्या कुछ उपयोग करेंगे और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या करना जी, जो पड़ेगा उसके हम देख लेंगे। तो क्या है, उसका उपयोग तो करना ही है, अगर पड़ेगा। हाँ, तो शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। गाजियाबाद पुलिस की तारीफ करनी होगी कि जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया, गाजियाबाद की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर की और 10 लोगों को इस मसले में गिरफ्तार भी कर लिया, ताकि ये नफरत ना फैले। पुलिस अपना काम कर रही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे लोगों पर बहुत कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, आगे लंबे समय तक ये जेलों में क्यों नहीं रह पाते? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये तलवार देके कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? जहां हमारा पड़ोसी ड्रोन से अटैक करता है, घर में तलवार रखकर क्या कर लीजिएगा आप? क्या कर लीजिएगा? ये अलग ही तरीके से अलग ही दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका अपना निजी मकसद है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई राजनीतिक मकसद किसी का हल करने आ रहे हैं। इनके सब अपने अपने मकसद हैं, अपने अपने धंधे हैं। इनसे होशियार रहिए। अब राजनीतिक दलों के बयान सुनिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है और खुलेआम लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं।
इससे स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों का सरकार पर का कोई खौफ नहीं रह गया है और अपराधी जो है वो माफिया पुलिस की तिगड़ी बन गई है, जिससे लगातार अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आम जनजीवन भयभीत हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर आज जो है अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है। जिस तरह से इस तरह के जो लोग हैं जो तलवार बांट रहे हैं या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये सरकार के अभिनंगों में लोग हैं और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में इस तरह की चीजें हो रही हैं। कहीं तो तलवार बांटते हुए सामने चीजें आ रही हैं, कहीं जो है इस तरह की घटनाओं में लोग जो शामिल होते हैं उनको बचाव करती हुई सरकार नजर आती है। इससे समझा जा सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ जी जो सदन में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे अपराध के मामले में, वो एक्सपोज हो चुकी है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जो कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा, पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। गाजियाबाद का जो प्रकरण है वो प्रशासन के संज्ञान में आया है और प्रशासन ने उस मामले में गिरफ्तारी भी की है, कई लोगों को नामजद किया है, लगातार पूछताछ चल रही है, धरपकड़ चल रही है। किसी को भी कानून से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी होगा जो कानून के खिलाफ काम करेगा, पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये योगी जी का शासन है, यहाँ कानून का डंडा चलता है और वो कोई भी हो, कोई हिंदू रक्षा दल हो, कोई मुस्लिम रक्षा दल हो, सावधान 22 पसेरी। और 22 पसेरी का मतलब कानून की लाठी, कानून का डंडा और जरूरत पड़ी तो कानून का बुलडोजर, वो भी चलेगा। भारत के गृह मंत्री बंगाल चुनाव के कॉन्टेस्ट में क्या कह रहे हैं? हालांकि वो देश में एक ऐसा ग्रिड बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संदर्भ है बंगाल चुनाव। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हम एक ग्रिड सिस्टम लागू करेंगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों तो दूर। और पूरा एक इन जो महापुरुषों के नाम लिए उन्होंने, बंकिम बाबू, टैगोर जी, तमाम जो महापुरुषों के नाम लिए जो बंगाल की धरती से आते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी सपनों का बंगाल बनाएंगे। अभी बहुत सारी स्थितियां है नहीं, तो ये क्या कि ये बंगाल चुनाव को लेकर देश भर में इस तरह का माहौल बनाया जाता है, या कुछ ये लोग कौन लोग हैं जो अचानक तलवारी बांटने लगते हैं, इस तरह की हरकतें करने लगते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोधी लोग हैं? क्या ये योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में? क्योंकि योगी जी तो कानून का राज चाहते हैं, वो कानून का तराजू लेकर चलते हैं, कानून का बुलडोजर लेकर चलते हैं, कानून का डंडा लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस पैनल में तमाम महत्वपूर्ण मेहमान आ गए हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आ गए हैं। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ आ गए। नितिन चतुर्वेदी, हिंदू नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 4 दशक से अधिक का अनुभव, अंजनी निगम साहब भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील कौशिक, संपादक हैं,
विश्लेषक हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं और मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। और हमारे सहयोगी जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। जयवीर मावी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। जयवीर मावी, अब जब पुलिस का डंडा लाठी चल गई, FIR हो गई, तो ये कहाँ है हिंदू रक्षा दल वाले? ये खोजे नहीं मिल रहे। हम तो चाह रहे थे एक दो लोग कम से कम आ जाते और बताते कि भाई यहाँ गाजियाबाद में तलवार बांटकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा वो कैसे करेंगे। मैं ये जानना चाहता था, मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त है। जयवीर मावी, देखिए दुर्गेंद्र जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का जो कार्यालय है वो साहिबाबाद थाना क्षेत्र, शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन कॉलोनी में है, जहां पर लगातार ऐसी जो कार्रवाई होती है, जो ऐसे संदेश वहां से प्रसारित होते हैं, जहां पर तमाम जो हिंदुओं की बात की जाती है। आपको बता दें कि इसका जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया, जो हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ऐसी जो चर्चाएं हैं या पहले ऐसे भी कारनामे कई बार कर चुके हैं। इन्होंने पहले कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद में ही रात के समय कुछ लोगों के मारपीट की थी, उनके साथ उन्हें बांग्लादेशी बताकर उनको वहां से खदेड़ा था, जिसके इनके साथ तमाम इनके समर्थक भी मौजूद थे, जिस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ और ये जेल गए थे। अब एक बार फिर चर्चा है, क्योंकि इन्होंने खुलेआम वहां पर जो इनका कार्यालय है शालीमार गार्डन, उसके बाहर तख्त लगाकर पूरी तरह दुकान सजाई और वहां पर तलवारें बांटी है। घर घर जाकर तलवारें के साथ साथ फरसे भी बांटे गए हैं। जैसा कि अब उसके बाद जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस तत्काल वहां पर अलर्ट हुई और 16 नाम दर्ज और लगभग 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही जो इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो चाहे अमित प्रजापति हों या फिर पिंकी भैया और भूपेंद्र चौधरी, सभी फरार है और सभी के मोबाइल नंबर भी बंद है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धारा 7A के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो देशद्रोह की उसमें आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के जो कार्यशैली है वो लगातार यहाँ पर विवादित रहती है और गाजियाबाद इनका मुख्यालय कहे या फिर मेन जो जगह है उत्तर प्रदेश की, वो गाजियाबाद है। यहाँ पर लोग लगातार ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनसे यहाँ पर माहौल खराब होने की संभावनाएं बनी होती है। जयवीर, एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे विपक्ष के लोग अभी इस चर्चा में भी आरोप लगाएंगे कि इनको सरकार का संरक्षण है, इनको नेता का संरक्षण है। क्या किसी प्रकार का कोई संरक्षण है क्या इनको? लगातार ये खुद सरकार पर सवाल उठाते हैं, योगी जी पर भी सवाल उठाते हैं और तमाम तरह के जो सवाल है, कई बार ये सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और सरकार पर सवाल उठाने के खिलाफ भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार के सवाल की बात है, सरकार के विरोध का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार के समर्थक यहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सरकार का इन्हें कोई समर्थन है और ना ही कोई भाजपा के नेताओं की बात करें, इनका किसी भाजपा नेता से कोई संपर्क नहीं है और ना ही इन्हें वो लोग पसंद करते, क्योंकि जो इनकी कार्यशैली है कहीं ना कहीं पूरी तरह से अराजकता की कार्यशैली है और एक खास तौर पर ये जिहादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिमों के लिए करते हैं, खासतौर पर उनके खिलाफ बिल्कुल पूरी तरह कहें तो जहर उगलने की बात हमेशा करते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई बार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने कई बार इन्हें यहाँ से जेल भी भेजा है। जी ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात जयवीर ने पूरी जानकारी दी है। हिंदू नेता के रूप में हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी हैं। नितिन चतुर्वेदी जी, ये कौन सा हिंदू रक्षा दल है जो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देता है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार है योगी जी की। दुर्गेश जी, देखिए जिस तरह के इन्होंने कृत्य किए हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं कि इन्होंने तलवारें बांटी हैं, इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। देखिए हमारे प्रदेश में योगी जी का शासन है, जो स्वयं किसी तरह का कोई भी गुंडा माफिया, देखिए रोज मैं न्यूज पे देखता हूं, आए दिन एक लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी ये दुष्टांत अपराधी है, उनको योगी जी की पुलिस जो है रोज उनके ऊपर गोली बरसा रही है। तो योगी जी का शासन में इस तरह का कार्य चल रहा है, तो जिस तरह का कार्य इन हिंदू सेवा वालों ने किया है, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। मैं भी इसकी निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरह के मैं अभी बयान सुन रहा था कांग्रेस के और सपा के, मैं बयान सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि अभी जैसे सपा के नेता बैठे थे, वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, बीजेपी के कार्यकाल में गुंडे सब पनप रहे हैं, पूरा लोग भयभीत है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 148 दंगे से सपा की सरकार में हुए थे, तो कौन सा कानून का राज था? किस तरह से हिंदुओं का कराने में पलायन कराया गया था? आपने स्वयं देखा होगा, आप तो खुद इतने पुराने एंकर हैं, आपको खुद पता होगा।
तो जिस तरह के आप बीजेपी पे जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं वो एक गलत चीज है, क्योंकि जितना भी माफिया पनपा है वो मेरे हिसाब से सपा के कार्यकाल में ही पनपा है। अतीक अहमद को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, ये सब जो बड़े माफिया थे जिनके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, तो ये सारा माफिया जिसको खत्म करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। तो इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। बाकी जो इन्होंने तलवारें बांटी, इस तरह की जो जहर उगलने काम करे वो बिल्कुल ही निंदनीय है। बाकी देखिए जिस तरह घटनाएं होती है, मुसलमान भी किस तरह से देखिए कार्य करते हैं, अगर आप देखिए तो किस तरह से मस्जिदों से ईंटें फेंके जाते हैं, तो मस्जिदों का काम ईंटें फेंकना नहीं है, वहां ईंटें आते कहां से हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि कहां से ईंटें आते हैं, क्यों ईंटें फेंके जाते हैं। भाई हिंदू तो कभी किसी मुहर्रम के जुलूस पे ईंटें नहीं फेंकता, कभी ईद पे कहीं ईंटबाजी नहीं होती, लेकिन जब जब हिंदुओं का कोई जुलूस निकलता है उस पर ईंटबाजी क्यों होती है। तो देखिए आप इस तरह के जिस तरह कार्य करेंगे तो लोगों के मन में भय पैदा होता है। देखिए बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, सरकार को, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सरकार से चतुर्वेदी जी, मैं तो ये कहता हूं कि सारे हिंदू संगठन मिलकर सरकार पर दबाव डालें, सारे हिंदू संगठन, सारे मुस्लिम संगठन, सारे पत्रकार संगठन, सारे वकील संगठन, पूरा देश दबाव डाले सरकार पर कि भाई रोको वहां पे। इसमें दुर्गेश भाई, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं भी पूछूंगा। देखिए जब बांग्लादेश में कोई भी हिंदू मारा जाता है तो जितनी ये सरकारें आज बीजेपी पे उंगली उठाती हैं, क्या आपने किसी भी सरकार को देखा जो सड़क पर उतर के उनका विरोध करती हो? क्या सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नागरिकों की बात कर रहे हैं कि अपनी सरकार से कहे। वो नाकारा थे, इसीलिए तो आप, इसीलिए तो भाजपा आई है ना। नितिन भाई, आसान काम है। नितिन भाई वो नाकारा थे ना, इसीलिए तो हमने भाजपा को चुना है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही बात की आप हर चीज का शिकड़ा बीजेपी के नाम पे क्यों ना बीजेपी में कोई नहीं फोड़ता। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, विपक्ष को भी मैं कह रहा हूं, मैं विपक्ष को भी कह रहा हूं कि बीजेपी के नाम पर क्यों फोड़ेगा भाई। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं तो भारत सरकार ही बात करेगी ना। गाजियाबाद का आदमी तलवार लेके थोड़ी उनकी रक्षा करेगा जाके बांग्लादेश में। एकदम ठीक बात है, एकदम आपकी सही बात है। मेरा कहना भी यही है कि जब किसी विदेश में हमारा कोई भाई मरे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, तो सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ना कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए जो हमें देखने को मिला। ठीक बात है रविंद्र प्रताप सिंह, आप लोगों को कहने का हक ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हथियार बांट रहे हैं, हिंसक विचार बांट रहे हैं, घर घर घुसेड़ रहे हैं। आप तो खुद ही माफियाओं को पोसते थे। आपकी पार्टी दंगे करवाती थी, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का दमन करवाया आपने। आप पे इतने चार्ज हैं, आप क्यों बोलते रहते हैं बीच बीच में? आपके नेताजी क्यों बोलते हैं सब इस तरह की बातें? चौहान साहब, ये डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, विषय कुछ दूसरा था लेकिन दंगे पे बात बताते रहे। अभी एक सज्जन ने कहा कि 148 दंगे हुए, तो जरा दंगे के बारे में मैं बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर का दंगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक अभियुक्त था और 11 अभियुक्त हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक सजा याफ्ता। फिर बखिरा का दंगा, योगी आदित्यनाथ और उनके संगठन का नाम। मऊ का दंगा, योगी आदित्यनाथ के संगठन का नाम। गोरखपुर का दंगा, योगी आदित्यनाथ का नाम। पचरुखिया का दंगा, योगी आदित्यनाथ का नाम, जहां पर एक सिपाही की हत्या कर दी गई थी। मोहन मुंडेरा का दंगा, 5 साल की सजा, लंबी लिस्ट होगी आपके पास, मान सकते हैं, लंबी लिस्ट होगी। आप सुन लीजिए ना, जो कर रहे थे हमारे काल में दंगे हुए, हमारे नहीं भाजपा काल में भी दंगे हुए, यही कराते थे। हम लोगों ने ऐसी चार्जशीट फाइल की है, ऐसी चार्जशीट फाइल की कि बच नहीं पा रहे हैं। इसमें कानपुर का भी दंगा है, कासगंज का भी दंगा है, सियाना का भी दंगा है, और वो जो बीच वाला मुजफ्फरनगर के बाद कन्नौज में भी हुआ था। कन्नौज में भी, मुजफ्फरनगर के बाद कन्नौज में भी हो गया था तगड़ा। हाँ, बता रहे सारे दंगे जो हुए हैं, जो 148, यही लोग आरोपी है अभी, क्योंकि अब ये आपकी पुलिस है, आप कुछ भी लिख लो, निरीह भाजपाइयों को आपने अभियुक्त बना दिया रविंद्र भाई। मुझे लगता है तब तो अदालत भी निरीह है, सजा इन्हीं लोग के टाइम में भी ली है, क्योंकि तो विषय से भटकाने वाली बात थी ना, जो बहुत बड़ी घटना घटित हुई है भारत में। ये तो आपने दंगे का इस पर गाजियाबाद और बांग्लादेश पर आई है फिलहाल, अब पुराना हो गया। आ जाते हैं, आप ही ने दंगे से शुरू किया इसलिए मैं आया था। जरा आ जाइए। जैसा दृश्य शालीमार गार्डन में देखने को मिला है, मुझे लगता है ये माइक बंद कर लिया जाए, कहीं इसी का कोई इको कर रहा है साउंड, प्लीज।
तो जैसा दृश्य शालीमार गार्डन में देखने को मिला है, ऐसा उन देशों में भी नहीं देखने को मिला है जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। और इस दृश्य का जो मास्टरमाइंड था पिंकी चौधरी, वो पहले से गैंगस्टर है, उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए था, योगी सरकार ने नहीं लगाया। और योगी जी के खिलाफ भी जाके धरना प्रदर्शन किया था उसने, डीएम कार्यालय पे जाके कंधे पे बैठ के गया था। इतना बड़ा अपराधी है वो, हिस्ट्री सीटर है। और ऐसा एक्ट करने के बाद वहीं पर संरक्षित, जिसको संरक्षण, अभी संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक अपराधी है यति नरसिंहानंद, और मंदिर का एक अरे महंत संत बताता हैं है वो, आपने कहाँ को। बात कर रहे हैं? संत हैं, साधु महाराज, क्या उनके पैर में गोली मरवा देंगे क्या आप लोग? सब कह साधु की बात बता रहे हैं आप, सुन तो लीजिए। उस अपराधी ने क्या कहा है, हिंदू भी बनाए आईएसआईएस जैसा संगठन और आत्मघाती दस्ते, यही संत है जिसको आप बता रहे हैं। और यही संत ने योगी जी के ऊपर प्रश्न उठाया था, बाद में माफी वाफी मांगा इसके, और ऋषिकेश से बोला था तो मुकदमा दर्ज हुआ, हेट स्पीच दिया था। यही संत है, ऐसा ही संत है भारत में, और भारतीय जनता पार्टी पोषित संत। अब जो कुछ भी हुआ शालीमार गार्डन में, इसमें भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और कमजोर होती है। हम बांग्लादेश की बुराई कर रहे हैं ना, तो ऐसे हमारी भी बुराई कर रहे हैं, और दूसरे देश में पनप रहे जो दक्षिणपंथी संगठन है, उनको भी मौके बहते हुए गंगा में हाथ धोने को मिल जाता है। और अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में दक्षिणपंथी संगठन जारी कर रहे हैं इस प्रकार की एडवाइजरी। अब जो तालिबानीकरण उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ रहा है, इसमें बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ती उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि जो मुझे मालूम है उनको 151(2), 151(3) में मुकदमा दर्ज हुआ, 127 में दर्ज हुआ है। तो ये गंभीर धाराएं नहीं है, इसमें राजद्रोह एक नया बना दिया था। पहले देशद्रोह होता था, अब बीएनएस करके राजद्रोह बना दिया। राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए थी, अब तुरंत बुलडोजर चला के गिराना था। ऐसी दो बार अभी हमारे सहयोगी कह रहे हैं जयवीर शायद कि राजद्रोह की धारा लगाइए भाई, एकदम क्लीन चिट मत दीजिए। वो 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट को राजद्रोह बता रहे थे, वो 152 है, वो 7 करके कुछ बोल रहे थे। तो मुझे भी एफआईआर के बारे में मालूम नहीं है। तो 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और जो राजद्रोह की धारा 152, वैसे भी अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पे विचार चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं गंभीरता से की जा रही है। अगर इस प्रकार के अपराधियों पे गंभीरता से कार्रवाई की गई होती तो यही लोग नहीं, हमारे एक हिंदू महासभा का कोई एक तिवारी लड़का था, कौशलेंद्र कुछ ऐसा नाम था, हम लोगों ने उसको 16 सिपाहियों की सुरक्षा दी थी, योगी सरकार ने हटा लिया, वो मार दिया गया। और ऐसे बहुत सारे संगठन को पी गई है राष्ट्रीय आरएसएस जिसको बोलते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम गिना दे रहा हूं। हिंदू रक्षा सेना, शिवसेना, हिंदू वाणी, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना, ऐसे संगठनों को पी गई है आरएसएस। ऐसे पनपेंगे लड़के अपनी मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे और उनको जेलों में बंद होकर सड़ना पड़ेगा, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी रोटी खाएगी, सत्ता की रोटी खाएगी, पैसे की रोटी खाएगी। थैंक यू, आपके माध्यम थैंक यू रविंद्र जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार आप चर्चा में बने रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये युवा हैं, इनकी पढ़ने लिखने की, आगे जाने की उम्र है। रक्षा सुरक्षा ये सरकारों की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सरकार है, सशक्त मुख्यमंत्री हैं, फिर इनको तलवार बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का उन पे ही बदलाव कर देते हैं आप जैसे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तलवारें क्यों बट रही हैं, इसका क्या कनेक्शन है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या गाजियाबाद में तलवारें बांटने से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, उसमें कोई कमी आ जाएगी क्या? यही बात मंथन में बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे गाजियाबाद के ब्यूरो चीफ जयवीर मावी जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद जयवीर।
सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम साहब का। निगम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का वो रखते हैं। अभी हाल में ही एक सोशल मीडिया पोस्ट अंजनी निगम साहब ने की थी, उसमें बहुत सारे सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उस पर जिम्मेदार कौन है। अंजनी जी, आपने लंबे समय से बीजेपी हिंदू संगठन, मुझे लगता है बीजेपी के जन्म से ही, उससे पहले आरएसएस को बहुत दिनों तक फॉलो किया है, रिपोर्ट किया है। आप इस जो इन संगठनों और ओवरऑल पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग है उसको बहुत लंबे समय तक किया है और एक लंबा अनुभव आपको है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या और उत्तर प्रदेश में तलवार बांटने, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इन दोनों चीजों का कोई तालमेल है नहीं जी। दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग संदर्भों में ही देखा जाना चाहिए जी। जहां तक बांग्लादेश की बात है, आज फिर एक हिंदू की हत्या हुई है और इस पर सुबह मेरी विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, उनसे बातचीत भी हुई जी। तो उनका ये कहना था कि देखिए, हम लगातार अभी पिछले दिनों पूरे देश में अलग अलग जिलों में, जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन भी किए हैं। यहाँ कानपुर में भी हुआ था कुछ प्रदर्शन, बजरंग दल ने किया था। और वहां पर जो लगातार हम एम्बेसी से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर भी किया था, हमारे कुछ साथियों ने जी। और उन्होंने कहा कि हमने सरकार से भी कहा है कि जो आपके प्रयास हो रहे होंगे, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उस दिशा में नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए। मैं भी इस बात से टोटली सहमत हूं कि सरकार को अब कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक पत्र भेजा है बांग्लादेश को, लेकिन उतना लगता है पर्याप्त नहीं है जी। कड़ी घुड़की देनी पड़ेगी कि भाई अब अगर अत्याचार हुआ तो फिर हमको कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 71 जैसा फिर से एक बार कुछ करना हो तो करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब रह गई बात आपने जो गाजियाबाद वाली बताई, तलवार बांटना कभी समाधान हो ही नहीं सकता है। अच्छी तरीके से मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो कानपुर में भी कुछ लोगों ने कुछ रिवॉल्वर वगैरह तान कर कुछ फोटोएं खिंचाई थी और कुछ प्रदर्शन किए थे जी। लेकिन रिवॉल्वर से समाधान नहीं हुआ। समाधान तो देखिए अंततोगत्वा कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति बनाई जाए, वो मंदिर बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये कार्य हुआ था। जब सरकार है, और उस दौर में भी अंजनी जी तमाम शस्त्र, भाला और तलवारें बांटने की खबरें आप लिखते थे, हम लोग देखते थे। उस दौर में भी राम मंदिर आंदोलन जब प्रचंड हो रहा था धीरे धीरे, तो तमाम जगह शस्त्र बंटने की, शस्त्र प्रदर्शन की खबरें आती थी, लिखी जाती थी और उन पर हम लोग अपने तरीके से चीजों को रखते थे। लेकिन उससे समाधान नहीं होने वाला है जी। समाधान तो जो एक प्रक्रिया है उसके तहत होगा। निश्चित रूप से भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। दूसरा, यूपी सरकार को भी जिन लोगों ने आज तलवारें बांटी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से इन्होंने जो तालिबानी शब्द का उपयोग किया है वो तो उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस तरीके की चीजें उचित नहीं है। हाँ, बजरंग दल का पहले से काम था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। जो बजरंग दल क्या विश्व हिंदू परिषद का और राम मंदिर के जो शिल्पकार कहे जाते हैं माननीय अशोक सिंघल जी, उन्होंने ही बजरंग दल और बलोपासना केंद्र बनाने की बात कही थी कि हर गांव में एक ऐसे केंद्र बनाए जाएं जहां हमारे युवा अपनी शक्ति अर्जित करें, माने अखाड़े हों, शारीरिक सौष्ठव की बात की थी उन्होंने, शारीरिक सौष्ठव की बात की थी उन्होंने, शारीरिक सौष्ठव की बात की थी जी। इसलिए शारीरिक सौष्ठव की बात की थी। जब शारीरिक सौष्ठव होता है तभी हमें साहस आता है किसी भी चीज से लड़ने का। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम गोलीबारी शुरू कर दें, तलवार से लोगों को काटना शुरू कर दें, वो स्थिति अभी नहीं कहीं आई है। और फिर जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी लड़ाई हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करके क्या देना चाहते हैं मैसेज, ये तो एक तरीके से अगर ये तो करें कि बांग्लादेश जैसी स्थिति आई तो तलवार रख के रहो, इसका प्रयोग करो, ये तो बड़ा हाइपरबोलिक 2G स्कैम टाइप मामला हो गया कि साहब ये इतना होता तो ऐसे होता तो फिर इतना नुकसान होता, ये सब चल रहा भाई।
और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी एक मैसेज जाएगा कि योगी जी जिस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस का मतलब ही यही होता है कि कहीं किसी तरीके की अराजकता ना होने पावे। तो वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे कोई और हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर वीरपाल सिंह की तरफ आता हूं मैं। डॉक्टर साहब, अभी निगम साहब बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमारे बहुत पुराने, हम लोगों ने इनके संरक्षण में काम किया है, बहुत लंबा अनुभव हिंदू संगठनों, बीजेपी और इनको कवर करने का है आपके पास। बड़ी मोटे मोटे तौर पर बात कही कि भाई बांग्लादेश का मतलब ही नहीं कोई। और दूसरी बात, हम एक सवाल आपसे सीधे तौर पर कर रहे हैं कि अगर यही काम किसी मुस्लिम संगठन ने तलवार बांट दी होती, तो जो अभी ये कह रहे थे अपने चतुर्वेदी जी, नितिन जी, कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए योगी जी की गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है अब तक घुटनों में गोली पड़ गई होती उनके। डॉक्टर वीरपाल सिंह, अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको, बोलिए। डॉक्टर वीरपाल सिंह की आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। डॉक्टर वीरपाल, मैं आपके पास आता हूं, लौटकर मुन्ना खान के पास जाता हूं। डॉक्टर वीरपाल, मैं आपके पास आता हूं। अभी जो ये सब सारी चीजें मुन्ना खान जी कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इसका समाधान बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, भारत में अगर अल्पसंख्यक के साथ कोई घटना होती है तो बहुत सारे लोग, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी हिंदू संगठन को आप छोड़ दीजिए, अगर आप लोग जिस तरह फर्मे में आप लोग रखते हैं कि भाई बीजेपी हिंदू संगठन के लोग नहीं उसकी निंदा करते हैं, लेकिन बाकी 60-65% लोग खड़े होते हैं उस पर। बांग्लादेश में कमोबेश ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ इतने लोग नहीं हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे में क्या सरकार पर कांग्रेस संगठन, जनता के लोग, क्या ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, या फिर इसका तलवार बांटना और इस तरह की बातें करना विकल्प है इसका? अनम्यूट करिए मुन्ना खान जी। जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए जी। देखिए, तलवार बांटने के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले हर घर में हिंसक विचारधारा को पहुंचाया गया, उसके बाद अब हिंसक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है, इससे क्या संदेश जा रहा है देश में? देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि जो 2013 में राष्ट्रीय चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं देश में ऐसे आग लगेंगे जिसमें हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग जलेंगे। आज वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिद्ध होता दिख रहा है। आप देखिए, जो बांग्लादेश है, वहां पे एक दीपू चंद की हत्या होती है और पूरे राष्ट्रीय चैनल पे वो डिबेट चल रहा है, लेकिन वही मुन्ना खान, इसमें बात नहीं होनी चाहिए क्या? इसमें क्या दिक्कत है? बात नहीं होनी चाहिए थी क्या? सर, मैं जो यही जवाब दे रहा हूँ ना, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू जो कि हमारे देश का नहीं है, अगर उस पर अत्याचार हो रहा है, अगर उसकी डिबेट पूरे देश में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ करण की भी हत्या हुई है केरल में, जो बंगाल का था, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? 1 लाख को मुफ्त लिंचिंग पे मारा गया, उस पर डिबेट क्यों नहीं हुई? इम्तियाज को सरेआम पीट करके मारा गया, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? सुधांशु को सरेआम बिहार के अंदर मारा गया, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? सिर्फ बंगाल में जो बांग्लादेश में एक आपका हिंदू है वो हितैषी है, और आए दिन की देश में घटनाएं घट रही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या दलित को मुंह खिलाया जा रहा है, उस पर आप डिबेट नहीं करते। आप क्या दर्शाना चाह रहे कि बांग्लादेश जो हमारे देश का नहीं वो हितैषी है, लेकिन जो हमारे देश में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, दलित है, वो रोज मारा जाए, पीटा जाए बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, युवा वाहिनी, हिंदू वाहिनी के द्वारा, तो आपको सही चीज से अब ये नहीं हिंदू या वाहिनी कुछ नहीं कर रही भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? योगी जी का संगठन उसका कोई अभी हाल में कोई विचार देना चाहते हैं आप देश में? योगी जी की कह रहा हूँ बात, योगी जी के राज्य में, जो गाजियाबाद है योगी जी के राज्य में, क्या योगी जी ने कार्रवाई की?
हाँ की क्या मुकदमा confidence लिखा है? गया, मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारियां हुई, आप क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, एफआईआर लिखने के बाद गिरफ्तारियां हुई, सुबह वो छूट जाते। कई ऐसी घटना है, मैं कह रहा हूँ, कासगंज की घटना हो, बरेली की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी विशेष से ताल्लुक नहीं रखता, न मैं उनके पक्ष में बोलता हूँ। हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सब धर्म को लेकर के, सब जात, सभी समुदाय को लेकर के चलने वाली विचारधारा है। आज ठीक है। दुख इसलिए हो रहा है कि अगर दीपू के हत्या पे वहां चर्चा हो रही है, लेकिन वहीं 4 दिनों के अंदर 16 लोगों की हत्या हमारे देश में, जिसमें 4 मुस्लिम और 12 हिंदू भाई हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और हिंदुस्तान का मीडिया खामोश है, आप खामोश है, हम खामोश है। अरे इसके पीछे वजह क्या है? देखो मुन्ना खान, हम तो बिल्कुल खामोश नहीं रहते, हम तो बिल्कुल खामोश नहीं रहते। जिस दिन मुझे लगता है कि आज इस पर बात करनी चाहिए, मैं पूरी आजादी के साथ में 1 घंटे तक। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, मैं आरोप अपने आप ऊपर ले भी नहीं रहा हूँ, मैं अपने ऊपर आरोप ले भी नहीं रहा हूँ। देश में अगर कोई खामोशी है तो ये बात गलत है। इसका ये मतलब है कि अब देश में नहीं, लेकिन ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि बंगाल, अगर इस देश में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, अत्याचार होता है, उस पर भी बहुत बात होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में भी बात हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मेरा अपना मानना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिन के लोग हैं, बंगाल से गए लोग हैं। अगर वहां कहीं कोई स्थिति आती है तो जाहिर सी बात उस पर बात होनी चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं जनाब, मैं कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश में अगर हत्याएं हो रही है तो आज भी बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, उस पर शोक व्यक्त किया देश के प्रधानमंत्री ने। क्या देश के प्रधानमंत्री ने ये लिखा कि जो वहां पे हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये सरासर गलत है? अगर बांग्लादेश मातम पुरसी में ये कहाँ लिखने की जरूरत थी? मुन्ना खान साहब, ये तो मातम पुरसी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। अब इसे में वो भी लिख देते तो फिर उसका कोई मतलब रह जाता। मातम पुरसी में अगर ये भी लिख देते कि भाई हमारे लोगों को मार भी रहे हो आप लोग, तो क्या मतलब था इसका, है ना? ठीक है, मैं सीधे जाऊंगा डॉक्टर सुनील कौशिक की तरफ। डॉक्टर सुनील कौशिक, काफ़ी चर्चा मुझे लगता है कि अंतिम ओर बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समाधान है क्या? या ये कौन से लोग हैं, कौन सा दिमाग चलता रहता है कि तलवार बांट दो, तमंचे बांट दो, ये क्या कर दो? ये क्या है? ये सरकार के विरोधी हैं, किसी नेता के विरोधी हैं, योगी जी के विरोधी? कौन लोग हैं भाई ये जो इस तरीके के अच्छे खासे माहौल में हरकत कर देते हैं? देखिए, ये विरोधी नहीं है, लेकिन इनके कार्यक्रम में लोग आते कौन, ये बरगलाने में कामयाब कैसे हो जाते हैं, इस एंगल को नहीं देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले क्या इस देश में दंगे नहीं हुए? क्या हिंदू युवा वाहिनी बनने से पहले दंगे नहीं हुए इस देश में? मैंने तो अपनी आंखों से करीब 2 से 3 दर्जन दंगे देखे हैं। निगम साहब हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने भी बहुत से दंगे देखे होंगे। जब इस देश में दंगे हों और वहां कैंप लगे हों और देश का प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप में जाए, हिंदू कैंप में ना जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? जब वहां की सरकार मुआवजे की लिस्ट बनाए और उस मुआवजे की लिस्ट में केवल मुसलमानों का नाम हो, हिंदुओं का नाम नहीं होगा, तो सवाल कहां खड़ा होगा? इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। संभल में आप देखिए, अभी रिपोर्ट आई, ठीक है दंगे हो गए, बहुत सभ्य लोग हैं, उन्होंने कि ठीक है न्यायिक व्यवस्था से दंड मिलेगा इनको, हम अपने हाथ में कानून व्यवस्था नहीं लेना चाहते हैं, तो सरकार आएंगे तो मुकदमे वापस ले लेगी, फिर कहां न्याय मिलेगा उनको? जब ऐसी चीजें समाज में होती दिखती हैं और जिन परिवारों ने झेला है उन परिवारों तक ये तलवार बांटने वाले लोग पहुंच जाते हैं। वहां सरकारें आई, सरकारें चली गईं, संभल में दंगा हुआ, योगी जी की सरकार तो अब आ गई ना, इससे पहले क्या भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? क्या हुआ भाजपा की सरकार में पहली वाली में? क्या बसपा की सरकार में हुआ? एक व्यक्ति को 60 टुकड़े कर दिए गए उनके परिवार के सामने। और पश्चिम में आप देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जितने भी दंगे हुए सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ और वो पलायन करने के लिए मजबूर हुए और उनको न्यायिक व्यवस्था से भी न्याय नहीं मिला।
और जब जब सरकारों को मौका मिला उनके मुकदमे वापस हुए। नहीं, तो बात तो दोनों तरफ की होनी चाहिए ना। दोनों तरफ से है, सरकारों का मैं तुम्हें चरित्र वही हो कह गया रहा है। हूं, दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। डॉक्टर सुनील मान लो कौशिक उनके तो जातीय दोनों तरफ से मुजफ्फरनगर हो के गया। दंगे में सुनिए ना, मुकदमे वापस लेने का तो सिस्टम चल गया कि अपराधी के मुकदमे वापस ले लो, गुंडे के मुकदमे वापस ले लो, आतंकवादी के मुकदमे वापस ले, चल रहा है ये। नहीं मैं आतंकवादी छोड़िए ना, मैं तो इन सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए और मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, मैं करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, लड़ूंगा, वहां पे इनको दंडित कराऊंगा। और जब उसको पता चले कि 20 साल बाद सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए उनके, क्या करेगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा, कहां जाके मरेगा? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। जब ऐसी चीजें समाज के बीच छूट जाती हैं तब ये तलवार बांटने वाले लोग वहां स्थापित होते हैं, घुसते हैं वहां पर और उनको बरगलाने का काम करते हैं। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। वीरपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं, चूंकि आपका नेटवर्क गड़बड़ था इसलिए मैं आपके पास ही मैं आता हूं। मनीष शर्मा, अभी जिस तरीके से डॉक्टर सुनील कौशिक साहब ने कहा कि भाई पहले जो चीज़ें हुई हैं उसी का रिपरकेशन है, उनकी लब्बो लबाब उनकी जो बातों का यही है कि पहले जब आप हिंदुओं के कैंप में नहीं जाएंगे, जब मुआवजे में हिंदुओं का नाम नहीं होगा तो फिर तलवार बटेगी। वो तो इस बात को कह रहे हैं। नहीं, ये तो इसको भी हम लोग समझना चाहिए कि ये जो नीचे हो रहा है कोई फ्रिंज एलिमेंट थोड़े है। पहली बात तो ये समझा जाए, एक केंद्रीय थाट है। अगर आप बंच ऑफ थाट पढ़िए, आरएसएस को पढ़िए, तो वो कहता है कि हमारे 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम है, ईसाई है और कम्युनिस्ट हैं। ये आप उसको आप देखिएगा। वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। वो कहते हैं संविधान मनुस्मृति हमारे सबसे बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, और सबसे पहले संविधान का उन्होंने विरोध किया। वो तिरंगे झंडे को कहते हैं कि 3 रंग जो है ये अशुभ हैं और भारत के संविधान में कुछ भी देसी नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि ये केंद्रीय थाट है, एक केंद्रीय विचार है जो आरएसएस जिसके सेंटर में है, भाजपा उसकी राजनीतिक इकाई है, विश्व हिंदू परिषद उसकी इकाई है आरएसएस की, बजरंग दल उसकी इकाई है। और आप ये देखेंगे कि ये आजादी के पहले से चल रहा है, देश अभी बनने की प्रक्रिया में था तब से चल रहा है। आज 2014 के बाद दुनिया भर के संस्थान का कि जो सेंट्रल पॉलिटिकल लीडरशिप है, मोदी जी समेत, हेट स्पीच की बाढ़ आई हुई है। 90% 95% जो हेट स्पीच है वो भाजपा और आरएसएस के नेता दिए हुए हैं। आप उसको देख लीजिए। कौन कहता है कि जो है कपड़ों से पहचान लेते हैं? कौन कहता है कि कार के नीचे अगर कुत्ता भी आ जाता है तो हमको दर्द होता है? कौन कहता है कि भैंस खोल ले जाएंगे? कौन कहता है कि मंगलसूत्र उखाड़ ले जाएंगे? इसको हमको लगता है कि अगर इस यहां से नहीं पकड़ेंगे, यहां से नहीं समझेंगे, ये सेंट्रल थाट है और इस थाट को नीचे कुछ ताकतों के जरिए निरंतर लागू करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए ना, अभी 25 दिसंबर को पैन इंडिया लेवल पे आप देखिए चर्चों के साथ क्या हुआ। डीजे कहां कैसे जाकर के मस्जिदों पे बजने लगते हैं, कैसे जाकर मस्जिद ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग कि मोदी जी चर्च में गए थे, प्रार्थना की थी? ये भी तो बोलिए। नहीं तो मोदी जी ने एक शब्द बोला क्या इस पे? एक आप उनको दुनिया भर प्रार्थना किया उन्होंने। मैं क्या कह रहा हूं दुनिया भर का ट्वीट करते हैं। एक ट्वीट कर दिया कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। क्या योगी जी ने एक भी ट्वीट किया कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शीर्ष नेतृत्व की इसमें सहमति है। एक तरफ हम चर्च भी चले जाते हैं क्योंकि बाहर दुनिया में हमको दिखलाना है, और दूसरी तरफ पूरे देश में ये होने देते हैं। क्या कोई सत्ता अगर कोई कड़ा रुख ले इस मसले पर, सख्त कार्रवाई करे, कानूनी सख्त कार्रवाई करे, बड़े लंबे समय तक उसको कार्रवाई में जाए, क्या यह संभव है? इनकी क्या हैसियत है? इनकी हैसियत केंद्रीय सत्ता और राज्य की सत्ता का संरक्षण के जरिए है। अन्यथा राज्य अगर चाहे तो आप विभूति नारायण की किताब पढ़िए, राज्य अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर ये शांत हो सकता है। ये सालों साल चल रहा है इसी तरह से। आप देखिए लिंचिंग की बाढ़ आई हुई है आपके देश में भाई, उत्तर अखलाक से लेकर पहलू खान तक। क्या कभी आपने सुना मोदी जी का बयान इस पे? क्या कभी इस पे योगी जी का बयान सुना? क्या आपने कभी मोहन भागवत का इस पे बयान सुना? कोई ट्वीट भी सुना क्या आपने? तो क्या मजाक चल रहा है भाई? ये फ्रिंज एलिमेंट का चल रहा है। मनीष जी मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। मॉब लिंचिंग पे क्या प्रधानमंत्री ने नहीं बोला? ये गलत मत करिए आप। मॉब लिंचिंग पे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा क्या? डॉक्टर कौशिक, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात आप देश के बाहर थे। डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर सुनील कौशिक,
वो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे देंगे। गलत मत कहिए कि आप इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा। आपने बहुत सारा गलत बोला, हमने नहीं टोका। कौन सा गलत कहा? एक मैं चैलेंज कर गया, कौन सा बोला? ठीक है मनीष, अब ये जवाब जरा वीरपाल से ले जल्दी से। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि मॉब लिंचिंग इस देश में स्वीकार नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप देखिए बारी बारी से नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा, फिर वो कोई मतलब नहीं उसका। डॉक्टर वीरपाल अगर हैं तो मैं उनसे उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर वीरपाल सिंह सुन पा रहे हैं? डॉक्टर वीरपाल सिंह रिस्पॉन्ड करिए। मनीष शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये सब एक सेंट्रल थॉट है बीजेपी आरएसएस का। डॉक्टर वीरपाल आवाजें कहां से आ रही, बंद करिए भाई, क्या मजाक चल रहा है? डॉक्टर वीरपाल हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज जा ही नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, माफी चाहता हूं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपका कोई भी विचार आज नहीं जा पाया इस विषय पर। अंजनी निगम जी की तरफ मैं फिर एक बार रुख करूंगा। अंजनी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मुन्ना जल्दी से, मुन्ना भाई जल्दी से अनम्यूट करिए। मुन्ना भाई अनम्यूट कर रहा हूँ जी, आ गई आवाज, बोलिए। अब मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। सुनील कौशिक जी हमारे मित्र भी है, उन्होंने कहा कि हमने गलत नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कहा। उन्होंने एक तलवार बांटने कर्मियों के साथ खड़े होकर के उन्होंने कहा कि उस जगह पे तलवार बचती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास न्यायालय पे विश्वास नहीं है, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, थाने पे विश्वास नहीं है, अधिकारी पे विश्वास नहीं है, आप तलवारें बांट करके चाहते हैं ठीक है, किसी तरह से ठीक है, ठीक है, जो अन्याय है उसे। अब चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है मुन्ना खान, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ पा रहे हैं, सुनील कौशिक जी करेंगे। ठीक है, हिंदू नेता नितिन चतुर्वेदी बोलिए। दुगे भाई, मैं तो अभी शर्मा जी की बातें सुन रहा था, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करते। मैं जानना चाहता हूँ इस देश में जितनी भी जगह से हिंदुओं का पलायन हुआ, देश में आप एक जगह बता दीजिए जहां किसी मुसलमान का पलायन हुआ हो। लेकिन कैराना में हिंदुओं का पलायन होता है, कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता है, तब कोई नेता की आवाज क्यों नहीं आती? इस पे शर्मा जी क्यों नहीं बोलते? कितने हिंदुओं को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? कितने हिंदुओं को बचाने का समस्या पे चर्चा करो। हिंदू मुस्लिम नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम नहीं, नो हिंदू मुस्लिम नहीं, बेसिक बातों पे चर्चा करो। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। अगर हिंदुओं का पलायन हुआ तो हिंदू हितैषी सरकार आई, तो कितने हिंदुओं को कश्मीर में बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? मगरमच्छ की आंसू मत बहाइए, मगरमच्छ की आंसू मत बहाइए। जो लोग कह रहे ठीक है भाई, मुन्ना भाई और चतुर्वेदी जी, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट रविंद्र घूम फिर कर ये जो हिंदू संगठन है या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आप ही लोगों को घेरती है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, मुसलमानों की राजनीति करते रहे, उनके कैंपों में जाते रहे, हिंदुओं को दरकिनार करते रहे, इसलिए ये स्थिति आती है। रविंद्र, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो भी भारत देश में रहता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, हम सब जगह जाते हैं और सबकी राजनीति करते हैं और गठबंधन की भी राजनीति किए हैं। हमारा पैर पकड़ के 1967 में भारतीय जनसंघ सत्ता में आई थी, हमारा ही पैर पकड़ के 1970 में भारतीय जनसंघ सत्ता में आई थी, 77 में भी यही हुआ था, 1979 में भी यही हुआ था। अब बार बार इन लोगों ने धोखा दिया है, तो हम सब जगह जाएंगे। हमारे ऊपर ये अपने लाभ के लिए, देश में उन्माद फैलाने के लिए, फासिस्ट सरकार स्थापित करने के लिए कह रहे हैं सब जगह जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के कैंप में नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं। हिंदुओं के कैंप में भी गए हुए हैं। यही तो भाई का चरित्र है, यही तो समस्या है कि यहाँ हिंदू की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, ठीक है। अंजनी जी के पास जाऊंगा। अंजनी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही शीर्ष नेता प्रवक्ता विनोद बंसल जी के हवाले से, कि बंसल जी कह रहे हैं
कि हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। अंजनी जी, आपको भी पता है, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, संपादक हैं, आप जानते हैं कि जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में कमांड है, डोरी है, उसको क्या प्रदर्शन करने की जरूरत है? अपनी सरकार में अगर हम प्रदर्शन करें और हिंदू संगठन प्रदर्शन करें तो इसे क्या कहा जाएगा? अंजनी जी, अंजनी जी। जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ये बात तो गलत है कि ये जो संगठन है ये भाजपा, इसकी सरकार है। संगठन विश्व हिंदू परिषद है, वो अपना काम करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम करती है। ये अलग बात है कि वैचारिक मिलन है इन दोनों के बीच में, जहां तक मैं समझता हूं। और कभी कभी ये लोग एक दूसरे के साथ चर्चा भी करते हैं देश की वर्तमान स्थितियों के आधार पर जी। लेकिन ये सोचना गलत है कि ये भाजपा की सरकार है। इसीलिए वो प्रदर्शन कर कर ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुओं पर अगर कहीं भी विश्व में कहीं भी अत्याचार होगा, यहाँ तक कि अगर बीच में ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ या अमेरिका में कुछ हिंदुओं पर हुआ है, तो उस पर भी इन्होंने दूतावास के माध्यम से एक ज्ञापन जरूर दिया है। अच्छा, ताकि वहां तक बात पहुंचे, उस सरकार तक बात पहुंचे कि भाई हम उस बात से चिंतित हैं। अच्छा, आप एक पत्रकार के तौर पर मानते हैं क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं की बात करते हैं, ये बंगाल के चुनाव को लेकर हल्ला मचवाते हैं, एक खास मशीनरी, एक खास इकोसिस्टम, या फिर वास्तव में उसके लिए बड़े सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो? अंजनी जी, जो आपने प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से इनकी निगाह में भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में पश्चिम बंगाल का चुनाव ही है इस समय। तो वो इस बात को इस तरीके से करना चाहते हैं कि उनको वहां का जो हिंदू वोट है वो हर हालत में मिले। अच्छा, इसीलिए इन्होंने, हुमायूं कबीर ने जब एक मस्जिद की स्थापना की बात कही तो उसका भी पुरजोर विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि वहां पर वो हिंदू वोट तो चाहते ही हैं और ये भी उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट उनके हाथ में आने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा अवश्य है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा केवल दिखाने भर के लिए है, जहां तक मैं समझता हूं। अंजनी जी, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपको जो लोग नहीं जानते वो फेसबुक पर आपको गरियाने भी लगते हैं, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से आपको जानते हैं कि आपने कहा, अभी आपने ही बांग्लादेश वाला लिख दिया था और 71 की आपने तारीफ कर दी थी, तो बहुत सारे लोग आपको भी राष्ट्रद्रोही साबित करने में तुल गए थे, जबकि उनको पता नहीं कि असली राष्ट्रभक्त कौन है, असली राष्ट्रद्रोही कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अंजनी जी ने वास्तव में कह दिया कि सार सार गहले थोथा दे उड़ाए। मतलब कुल मिलाकर सार तत्व तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कुछ इस समय कर रही है और संगठन जो उसका काम कर रहा है, वो बंगाल चुनाव ही एक टारगेट है। थोड़े बहुत जरूर प्रयास हो रहे हैं बंगाल में या बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाए, हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर सही मायने में एक बार भी सरकार अगर कायदे से चेतावनी दे दे, जो कि मुझे लगता है कि देगी, तो कुछ भी संभव, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन सवाल है कि राजनीति है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि बांग्लादेश की घटना पे गाजियाबाद में तलवारें बटती हैं, बंगाल में कहा जाता है कि ऐसा ग्रिड बना देंगे, लेकिन ये खाली भारतीय जनता पार्टी है, ये हिंदू संगठन नहीं, ये बराबर चलता है दोनों तरफ से, और बीच में खड़ी रहती जनता, उसके जो बच्चे हैं, उसके घर के जिनको पढ़ना है लिखना है, वो इधर के भी और उधर के भी, वो अपना नारे लगाते हैं, नेताओं के साधक बनते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।